हाँ साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में एक नया विचारक हम शुरू कर रहे हैं और नए विचारक हैं जेरेमी बेंथम। अब तक हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक और रूसो 6 विचारक पढ़ चुके हैं। आपके पाश्चात्य विचारकों की श्रृंखला में 3 विचारक और बचे हैं, बेंथम, मिल और मार्क्स। बेंथम का आज हम शुरू कर रहे हैं। लगभग 2-3 क्लास में बेंथम हो जाएंगे, फिर मिल आएंगे, फिर आपके कार्ल मार्क्स की हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स में जरूर आपके लगभग 6-7 कम से कम क्लासेस होगी, और क्योंकि उनके विचार श्रृंखला थोड़ा सा विस्तृत है, मार्क्सवादी विचार श्रृंखला बड़ी व्यापक है और बड़ी मजेदार भी है। एक बात तो आपके लिए थोड़ी सी सूचना मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं जब कल कमेंट पढ़ रहा था तब एक लड़की ने, एक गुड़िया ने कमेंट कर रखा था कि ये क्लास तो समर टाइम की, गर्मियों के काल की, गर्मियों के समय की रिकॉर्ड की हुई है। उसकी वजह ये थी कि उसमें मैंने कोट नहीं पहन रखा था, जिसे आज नहीं पहन रखा है। तो देखिए, एक तो ये विचार ना करें, चाहे कपड़े कुछ कोई से भी पहन रखे हों, कोट पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, ये ज़्यादा मायने थोड़ा ना रखता है। महत्वपूर्ण ये कतई नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरी ड्रेस क्या है या फिर मैंने कैसा पहन रखा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम मिलके क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ग्रहण करें। जो चीज़ें ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। उन चीज़ों को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। चलिए, हाँ, अन्यथा नहीं लेना है इन सब चीज़ों को। बहुत इजी वे में इन सब चीज़ों को लीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए, जेरेमी बेंथम इंग्लैंड में जन्म लेते हैं। इंग्लैंड के विचारक हैं। 1748 में इनका जन्म हुआ, 1832 में इनकी मृत्यु हुई। एक आमूलवादी विचारक है। आमूलवादी विचारक का मतलब, देखिए, 2 विचारधाराएं हैं। विचारधारा का मतलब 2 प्रकार के विचार हैं। एक रूढ़िवादी परंपरा होती है, एक आपकी आमूलवादी विचारधारा है। रूढ़िवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा, परंपरावादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा, यथास्थितिवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी बात में परिवर्तन नहीं चाहते। वो हर एक प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि ये स्थिति जो बनी हुई है समाज में, जो भी किसी भी वस्तु की, समाज की परंपराएं, जो भी चीजें, उस सब की सब यथास्थिति रूप से बनी रहे। वो उनके समर्थन करते हैं और वो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते। आमूलवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट होती है, और वो विचारक उस वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, और वो भी आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। उस पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। जैसे हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स क्या चाहता है कि वर्तमान व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर टिकी हुई है, पूरी तरीके से क्रांति होकर समाप्त होनी चाहिए, नई पूरी की पूरी व्यवस्था आनी चाहिए। प्लेटो की बात कर लीजिए आप। प्लेटो क्या चाहते हैं कि वर्तमान समाज न्याय नहीं है इसमें, तो आदर्श समाज की बात करते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए जो आदर्शवादी समाज हो। पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, समाज में 3 वर्ग हो, हमने बात की थी। बेंथम भी परिवर्तनवादी विचारक है, आमूलवादी विचारक है, जो कि वर्तमान उस समय की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, उस समय की बहुत सारी चीजों से संतुष्ट नहीं है। वो एक नई चीज लेके आने चाह रहे हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो बदलाव के समर्थक, परिवर्तन के समर्थक विचारक आमूलवादी विचारक होते हैं। ठीक है, देखिए, बेंथम के का जन्म ब्रिटेन में हुआ, आप जानते हैं, ब्रिटेन के विचारक हैं ये। और शिक्षा दीक्षा इनकी बहुत, चूंकि एक समृद्ध परिवार से थे, तो शिक्षा दीक्षा इनकी, औपचारिक शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई, और अपने समय के बहुत ही सिंसियर और बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट रहे ये। और न केवल स्टूडेंट के रूप में ये पढ़ाकू रहे, बल्कि अपने पूरे जीवन काल में अंतिम समय तक ये बहुत पढ़ाकू रहे। ये कहा जाता है कि बेंथम ने एवरेज तौर पे हमेशा के लगभग 400 पृष्ठ लिखे हैं, और इनके बहुत सारे लिखे हुए पृष्ठ, बहुत सारी लिखी हुई उनके जो पांडुलिपि जिसको हम कह सकते हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, वो तो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है, बक्सों में भरा हुआ पड़ा है। तो ये बेंथम आजीवन काल अपने लेखन कार्य में लगे रहे, और लेखन कार्य में इतना लगने की एक वजह, हालांकि वजह नहीं है, एक सामान्य सी बात है, एक वजह यह रही कि वो आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। अविवाहित चूंकि रहे,
तो पूरे जीवन काल उन्होंने अध्ययन अध्यापन में, लेखन में पूरा समय दिया उन्होंने। हालांकि ये माना जाता है कि अविवाहित लोग अपने जीवन में, चाहे प्रशासन हो चाहे लेखन हो, उनमें बहुत ज्यादा सफल नहीं होते, लेकिन बेंथम इसके एक अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं। चलिए, बेंथम की रचनाओं की अगर हम आप बात करें, उनकी किताबें कौन सी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई उनकी। सारी किताबों की हम बात नहीं करेंगे, सारी रचनाओं की बात नहीं करेंगे, वो सारी रचनाएं नोट्स के रूप में आपको ई नोट्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन दो किताबों की मुझे यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बात करनी चाहिए। एक बुक्स उनकी है, एक बुक है, एक किताब उनकी है, वो फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, और ये किताब है 1776 में प्रकाशित हुई। 1776 में लिखी गई ये फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट जब लिखी गई, इस पुस्तक पर लेखक का नाम नहीं था, बेंथम का नाम नहीं था, और चूंकि उनके इस किताब पर इसका नाम नहीं था, तो ये पता नहीं था कि किताब किसने लिखी है। इस किताब में एक्चुअल में उस समय ब्रिटेन में एक कानूनविद थे, कानून की टीका लिखने वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ब्लैकस्टोन, विलियम ब्लैकस्टोन, नाम जरूर ध्यान रखें इनका, फेमस नाम था, और इन्हीं की कानूनी टीकाएं उस समय के ब्रिटेन में चला करती थी, और ये बड़े प्रसिद्ध थे। कानून के संबंध में इनकी समझ वो इतनी ज्यादा प्रख्यात थी कि इनके द्वारा लिखी हुई टीकाएं, उनके ऊपर ब्रिटेन के जो कानून निर्माता थे, वो इनसे बड़े प्रभावित होकर उनकी टीकाओं में जिस तरीके के कानूनों का जिक्र होता था, उन कानूनों को ब्रिटेन में चलन, वो उस समय की स्थितियां थी। बेंथम का मानना था कि ब्लैकस्टोन ने जितनी भी कानून की टीकाएं लिखी हैं, कानून के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वो बड़ा ही पुराना और सड़ा गला मामला है। उस समय के समाज में वो जो कानून चल रहे हैं, वो बड़े परंपरागत इस तरीके के थे कि उन कानूनों से एक तरीके से न्याय नहीं होता था, बल्कि न्याय होने में देरी होने से लेकर, और कानूनों के बारे में जटिलताओं से लेकर, कानून बहुत जटिल प्रकार के हुआ करते थे, बल्कि बहुत सारी बार न्याय मिल भी नहीं पाता था, उन्हीं कानूनों की वजह से अन्याय होने की स्थितियां हुआ करती थी। न्यायपालिका बहुत समय सीमा के अंदर उन कानूनों की उस जटिलता की वजह से न्याय नहीं कर पाती थी, और बहुत बार उन्हीं कानूनों की जटिलता की वजह से वो जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो उस अपराध से बच भी जाते थे। ठीक है, तो यहां इस तरीके से ब्लैकस्टोन के उन कानूनी टीकाओं का घोर आलोचना की बेंथम ने, और कहा कि ये जो कानूनी टीकाएं हैं जो उस समय ब्रिटेन में प्रचलित हैं, उनकी वजह से पूरे समाज में कानून के बारे में समझ बहुत ज्यादा भयावह है। आम आदमी के समझ में नहीं आता है कानून। कानून तो बहुत सीधी सीधी भाषा में होना चाहिए, जो आम आदमी के समझ में आ जाए। तो फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में ब्लैकस्टोन के उन कानूनी टीकाओं की तीखी आलोचनाएं की, और अपने विचार उन्होंने रखे। क्योंकि इस बारे में पता नहीं था कि किताब लिखी किसने है, और बेंथम की कोई पहचान नहीं थी उस वक्त, लेकिन ये किताब बहुत ज्यादा फेमस हुई, और इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उस समय की बेस्ट सेलर में थी। बाद में जाके जब पता चला कि ये किताब बेंथम ने लिखी है, तो बेंथम उस किताब के लेखक के रूप में, एक बड़े विचारक के रूप में विख्यात हो गए उसी समय। और बेंथम एक ऐसे विचारक रहे जो अपने जीवन काल में ही इतने ज्यादा प्रख्यात रहे कि उनके बारे में कहा जाता है कि बेंथम का जो ख्याति है, वो जो ब्रिटेन में सबसे कम थी जहां के वो रहने वाले थे, फ्रांस में उससे ज्यादा थी, और चिली की तांबे की खानों में उसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि थी। मतलब जितना ज्यादा दूरी बेंथम के भौतिक रूप से दूरी जितनी ज्यादा थी जिस क्षेत्र की, वहां उनकी प्रसिद्धि उतनी ही ज्यादा थी। इसका कहने का अर्थ यह है। तो बेंथम उस समय अपने जीवन काल में ही इतने प्रतिष्ठित रहे, इतने सम्मानित रहे, अपने उन विचार श्रृंखला जो उन्होंने दी उस वजह से। बड़े सुधार उन्होंने अनेक देशों से सुझाव आए, उनके पास प्रस्ताव आए कि हमारे यहाँ शासन प्रणाली में सुधार करना है, उसके लिए आप सुझाव दीजिए। तो इस तरीके के बेंथम के जीवन काल में अनेक घटनाएं घटी। एक किताब उनकी और है, और वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। वो उन्होंने 1789 में लिखी। इंट्रोडक्शन
टू द प्रिंसिपल्स ऑफ morals and legislation. Morals and legislation, ये किताब उन्होंने लिखी 1789 में। ये दो किताबें उनके जीवन काल की सबसे फेमस और सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये दूसरी किताब है, इसका संबंध उनके उपयोगितावाद से है। उनका उपयोगितावादी विचार है, यूटिलिटेरियनिज्म है, वो उन्होंने अपनी इस किताब में दिया। उपयोगितावादी सिद्धांत, वो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इस किताब में उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं बेंथम के विचारों की, उनके उपयोगितावाद की। और उनके उपयोगितावादी विचारधारा जब आप बात करेंगे तो देखें उपयोगितावाद में उन्होंने कौन कौन से विचार किस तरीके से दिए वो समझिए आप। लेकिन उपयोगितावादी विचार पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा सुखवाद को, हिडोनिज्म। हिडोनिज्म क्या है? आप जब उपयोगितावाद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सुखवाद उस उपयोगितावाद का आधार है, जिस आधार के ऊपर पूरा उपयोगितावाद खड़ा हुआ है। सुखवादी विचारधारा क्या है समझिए आप। हिडोनिज्म क्या है? सुखवादी विचारधारा मानती है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों के अधीन सौंपा है। व्यक्ति दो चीजों से प्रेरित सबसे ज्यादा होता है, एक सुख से और एक दुख से। और यह विचारधारा कहती है कि मानव है वो एक सुखवादी प्राणी है। मानव सुखवादी प्राणी है। सुखवादी प्राणी होने का सीधा सीधा मतलब क्या है? वो चाहता है कि उसे प्राप्त तो क्या हो? सुख हो। वो सुख तो प्राप्त करना चाहता है और वो बचना चाहता है किससे? वो बचना चाहता है दुख से। वो चाहता है कि सुख उसे मिले और दुख से वो दूर रहे। वो सुखवादी प्राणी होता है। बेंथम कहता है इस सुखवाद को दो भागों में बांटता है और वो सुखवाद को दो श्रेणी में बांटते हुए कहता है, एक सुखवाद है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। समझना आप इस बात को। मनोवैज्ञानिक सुखवाद, और दूसरा वो सुखवाद कहता है नैतिक सुखवाद। समझना क्या है ये। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के तहत वो कहते हैं कि एक्चुअल में मानव का मनोविज्ञान ही ऐसा है। वो मानव के मनोविज्ञान की बात करते हैं कि मानव वो स्वभाव से कैसा है, और मानव स्वभाव का व्याख्या कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद के तहत। वो कहते हैं कि मानव का मनोविज्ञान ही ऐसा है कि वो अपने स्वभाव से ही सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर होना चाहता है। क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से ही ऐसा है, और एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा है। जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक अहमवाद का सिद्धांत दिया, मनोवैज्ञानिक अहमवाद की बात करता है हॉब्स कि मानव अपने नेचर से ही, प्रकृति से ही वो दुष्ट है, बुरा है, नीच है, अहंकारी है, स्वार्थी है। ठीक वैसे ही बेंथम कहते हैं कि मानव अपने नेचर से ही, बाय नेचर, अपने स्वभाव से ही सुखवादी प्राणी है। सुख प्राप्त करना चाहता है, वो सुख भोगना चाहता है, वो सुख की तरफ आकर्षित होता है, दुख से दूर भागता है, दुख से वो विकर्षित होता है। वो ऐसे हर एक जगह को छोड़ देता है, भाग जाता है वहां से जहां उसे दुख मिल रहा है। वो दुख से पीड़ित होता है, दुख से उसे भय लगता है, तो वो सुख प्राप्त करना चाहता है बस। समझ रहे हैं आप? तो इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद के तहत उन्होंने मानव स्वभाव का उल्लेख किया। मानव स्वभाव, उसकी व्याख्या की कि मानव स्वभाव से सुखवादी है। और नैतिक सुखवाद के तहत वो बात करते हैं अलग प्रकार की, और वो कहते हैं कि मानव एक्चुअल में, नैतिक सुखवाद का मतलब क्या है? नैतिक सुखवाद का मतलब है कि इसके तहत बेंथम कहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, नैतिकता, उचित और अनुचित। आप किस काम को अच्छा कहेंगे, किस काम को बुरा कहेंगे, नैतिकता का आधार क्या है। नैतिकता के दायरे में हम इसी बात का तो अध्ययन करते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
तो कह रहे हैं कि नैतिक सुखवाद का मतलब क्या है। तो नैतिक सुखवाद के तहत वो कहते हैं कि एक्चुअल में काम अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका आधार भी सुख और दुख है। तो कौन सा काम उचित है और कौन सा काम अनुचित है, इसका निर्धारण आप सुखवाद के आधार पर करें, वो नैतिक सुखवाद है। तो कौन सा काम उचित है, तो बेंथम कहता है ऐसे समस्त काम उचित हैं जिनसे क्या मिलता हो, सुख मिलता हो, वो काम करने चाहिए, वो काम उचित है, शुभ है, नैतिक है, अच्छे हैं, जिनसे क्या मिलता हो, सुख मिलता हो। और ऐसा प्रत्येक कार्य अनुचित है, बुरा है, अशुभ है, अनैतिक है, जिन कामों से दुख मिलता हो। तो किसी भी कार्य को करने का आधार, करने का या न करने का आधार, वो सुखवाद है। और करने और न करने का जो मापदंड है, आधार है, सुख और दुख है, इसी को हम नैतिक सुखवाद कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद में जहां हम चर्चा करते हैं किस बात की, कि मानव स्वभाव से कैसा है, वहीं नैतिक सुखवाद में हम तय करते हैं कि कौन सा कार्य अच्छा और कौन सा कार्य बुरा है, इसका निर्धारण भी किससे होगा, सुख और दुख से होगा। ठीक है, देखिए इस सुखवाद की इस धारणा को आपने अगर समझ लिया, इस सुखवाद की इस बात को अगर आपने समझ लिया, तो यहां से आप उपयोगितावादी दर्शन को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उपयोगितावादी दर्शन को आप पढ़ें इससे पहले आप समझिए कि पहली बात तो ये कि उपयोगितावादी दर्शन बेंथम ने शुरू नहीं किया था। उपयोगितावादी दर्शन की शुरुआत बेंथम से नहीं हुई है। बेंथम से पहले भी उपयोगितावादी विचारधारा वो डेविड ह्यूम ने दी है। देखिए, हम उपयोगितावादी विचारधारा की बात करते हैं। इससे पहले विचार डेविड ह्यूम ने दे दिया था। डेविड ह्यूम जो कि संशयवादी विचारक हैं, उन्होंने उपयोगितावादी दर्शन की बात की थी पहले। इसके अलावा हेल्वेटियस थे जिन्होंने उपयोगितावादी विचारधारा दी। प्रिस्टले आए, इसके अलावा आपके हचिसन आए, फ्रांसीसी विचारक हचिसन। ये विचारक बेंथम से पहले भी उपयोगितावादी विचारों पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, लेकिन बेंथम का योगदान इस मायने में सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह है कि बेंथम ने उपयोगितावादी समस्त विचार जितने हैं, उस समस्त विचार श्रृंखला को एक कड़ी में जोड़ा, एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने इस उपयोगितावादी विचार को प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत का रूप दिया उन्होंने। और इसीलिए उपयोगितावादी विचार सिद्धांत के जनक के तौर पे बेंथम को माना जाता है, हालांकि वो पहले विचारक नहीं है। ठीक है, चलिए उपयोगितावादी दर्शन की जब आप बात करते हैं तो चूंकि ये सुखवाद पर टिका हुआ है, और सुखवाद पर टिका हुआ है, इसका मतलब सुख और दुख के ऊपर ही पूरा का पूरा उपयोगितावादी दर्शन ये आधारित है। इस उपयोगितावादी दर्शन में माना जाता है कि प्रकृति ने व्यक्ति को दो स्वामियों के अधीन छोड़ा है, और वो प्रकृति ने जो दो स्वामियों के अधीन व्यक्ति को छोड़ा है, प्रकृति ने व्यक्ति को दो स्वामियों के अधीन छोड़ा है। और वो दो स्वामी कौन से हैं? एक सुख है और एक दुख है। हर एक व्यक्ति इन दो से ही प्रेरित होता है। जैसे होब्स कहता है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसके प्रेरक कौन है? भय और आवश्यकता है। एक भय और एक आवश्यकता, दो से प्रेरित होगा वो। रूसो कहता है कि मानव के अंदर दो गुण होते हैं, एक आत्म प्रेम और दूसरा सहानुभूति। बेंथम कहते हैं कि कोई व्यक्ति काम करता है कोई भी, उसके प्रेरक सुख और दुख से है। उस दो स्वामी है उसके, इन दो स्वामियों के अधीन है वो, और व्यक्ति इस स्वामी के पास रहना चाहता है, इस स्वामी से दूर होना चाहता है, इन दो स्वामियों के अधीन रहता है वो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कोई भी कार्य वो कैसा है, क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, ये इस पर आधारित है वो कि वो काम कितना उपयोगी है। किसी कार्य की उपयोगिता ही किसी कार्य के अच्छे और बुरे होने का एकमात्र मापदंड है। कि कोई कार्य ठीक कैसा है, इसका एकमात्र मापदंड क्या है? वो ये है कि वो कार्य कितना उपयोगी है। और इसी उपयोगिता के आधार पर किसी भी कार्य की जांच की जा सकती है कि वो कार्य ठीक है या ठीक नहीं है। तो फिर कोई कार्य कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इस आधार पर जब आप जांच कर रहे हैं तो किसी कार्य में सुख और दुख मिल रहा है, इसी से तो आप जांच कर रहे हैं।
सुख मिलेगा इसका मतलब उपयोगी है, दुख मिलेगा इसका मतलब उपयोगी नहीं है। तो किसी कार्य में तो सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। वो आप कैसे तय करेंगे कि वो कार्य अच्छा है कि बुरा है? देखिए नैतिक सुखवाद है। आप कैसे तय करेंगे कि वो काम अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि उसमें से तो सुख भी मिल रहा है और उससे तो दुख भी मिल रहा है, और चूंकि दोनों ही मिल रहे हैं तो आप तय करेंगे कैसे कि वो काम, उस काम को हम अच्छा माने कि हम उसे बुरा माने? तो यहां बेंथम कहते हैं कि देखिए आप एक काम कीजिए कि आपने जो भी काम किया उस काम से सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, इन दोनों को आप अलग अलग नाप सकते हैं। आप अपने सुखों को एक तरफ जोड़ लीजिए, जितने सुख मिले हैं वो जोड़ लीजिए, और उन दुखों को एक तरफ जोड़ लीजिए, आपको जितने दुख मिल रहे हैं। यह विचार एकदम नया विचार था, क्योंकि बेंथम से पहले अब तक यह माना जाता था कि सुख और दुख हमारे भाव होते हैं, और ऐसे भाव होते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता। इनको नाप ही नहीं सकते आप, क्योंकि सुख कितना हो रहा है इसको माप थोड़ा ना सकते हैं। कितने डिग्री हो रहा है या कितने सेंटीग्रेड होता है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, इसको आप नाप नहीं सकते हैं। ये तो केवल होता है, फील होता है, महसूस होता है। और ठीक यही स्थिति दुख की है। और चूंकि सुख और दुख को मापा नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है कि सुख और दुख को नहीं मापे जाने की वजह से आप पता नहीं लगा सकते कि सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है। बेंथम कहता है कि यह पूरी धारणा ही गलत है आपकी। सुख और दुख को आप पूरी तरीके से न केवल माप सकते हैं, बल्कि उसको पूरी तरीके से, केवल यही नहीं कि आप उसमें कितना क्या है, बल्कि एकदम एग्जैक्टली माप सकते हैं उसको, सुख और दुख को, कि कितना सुख है और कितना दुख है, आप उसे माप सकते हैं। और सुख और दुख को चूंकि मापा जा सकता है, इसका मतलब ये मापन योग्य है। चलिए मापन योग्य है, ठीक है। लेकिन सुख और दुख की बात जब हम करते हैं, तब बेंथम कहते हैं, देखिए बेंथम के विचार में आप देखिए बेंथम सुख और दुख को कैसा मान रहे हैं। बेंथम कहते हैं कि सुख और दुख मापन योग्य हैं, अर्थात उसे मापा जा सकता है, और न केवल मापन योग्य हैं, बल्कि वो कहता है कि सुख और दुख वो क्यों मापन योग्य हैं, क्योंकि वो बाह्य है। इनका कहना है कि सुख और दुख केवल बाह्य होते हैं, कोई आंतरिक सुख और दुख नहीं होता है, बाह्य सुख होते हैं। मतलब कौन से सुख होते हैं? मतलब केवल भौतिक सुख होते हैं। भौतिक सुखों की बात की इसने, अन्य किसी किस्म के सुखों की बात नहीं की। सुख और दुख केवल कौन से होते हैं? भौतिक सुख होते। स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, उन भौतिक सुखों और दुखों के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक सुख स्रोत है, वहां से सुख आया या दुख आया, या फिर आपके दूसरे स्रोत राजनीतिक स्रोत हो सकते हैं, आपके नैतिक स्रोत हो सकते हैं। 4 प्रकार के स्रोत बताए उसने, धार्मिक स्रोत हो सकते हैं। स्रोत अलग हो सकते हैं, लेकिन सुख और दुख जो होते हैं वो भौतिक होते हैं। उसने कहा भौतिक और सुख और दुख ही महत्वपूर्ण है। तो वो सुखों को क्या मानता है? मापन योग्य मानता है। सुखों को वो बाह्य मानता है, सुखों और दुखों को वो भौतिक। अच्छा, मैं सुख ही सुख नाम ले रहा हूं, उसका मतलब समझना आप, उसका मतलब दुख भी साथ है। सुख का नाम तो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सुख प्राप्त करना चाहता है हर आदमी, और वो दुख से बचना चाहता है, इसलिए मैं दुख नाम लेने से भी बच रहा हूं। तो जहां मैं सुख का नाम ले रहा हूं कि सुख है वो मापन योग्य होते हैं, इसमें यह भाव भी छिपा हुआ है कि दुख भी मापन योग्य होते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सुख बाह्य होते हैं, इसका मतलब दुख भी बाह्य होते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सुख भौतिक होते हैं, इसका मतलब दुख भी भौतिक होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो आप बेंथम में इस बात को समझिएगा कि बेंथम सुख को मापन योग्य बता रहे हैं, सुख को बाह्य बता रहे हैं, और सुख को सुख बल्कि सुख और दुख को वो क्या बता रहे हैं? भौतिक बता रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर आप इस बात को समझिए कि अपना उपयोगितावादी दर्शन वो उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में दिया, और यहां उन्होंने दूसरे कई विचारकों से कुछ वो ग्रहण किए थे। देखिए वो मापन योग्य होते हैं, उसकी बात हम करते हैं, लेकिन वो विचार उसके बाद में जब वो विचार आगे बढ़ेगा, उससे पहले मैं 2 बातें आपको खासतौर से बता देता हूं कि ये जो सुखवादी अवधारणा जो ग्रहण की थी, सुख और दुख की जो बात है, वो बेंथम ने ग्रहण की थी प्रिस्टले से।
और एक आगे नाम आएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये पूरा आधार वाक्य है उपयोगितावाद का। इस वाक्य पर ही टिका हुआ है पूरा उपयोगितावाद। ये वाक्य उन्होंने ग्रहण किया। इस वाक्य की उन्होंने रचना नहीं की थी, बल्कि ये वाक्य उन्होंने ग्रहण किया हचिसन से। फ्रांसीसी विचारक हचिसन से वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवधारणा वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सुख और दुख व्यक्ति के दो स्वामी हैं, और इन दोनों स्वामियों के अधीन रहते ही व्यक्ति कोई भी काम करता है वो सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर होना चाहता है। सुख होते हैं बाह्य होते हैं, और सुख और होते हैं भौतिक होते हैं, और इसके अलावा सुख होते हैं जिनको मापा जा सकता है। तो कोई काम अच्छा है कि बुरा है, इसका मापदंड क्या है? उस काम में एक तरफ आप सुखों को जोड़ लीजिए, एक तरफ आप दुखों को जोड़ लीजिए। और जब आप सुख और दुख को जोड़ते हैं, तब मान लीजिए आपके पास 10 सुख आए और 5 दुख आए, इसका मतलब वो काम अच्छा है। जब आप उनको जोड़ते और घटाते हैं, सुखों को एक तरफ जोड़ा, दुखों को एक तरफ जोड़ा, और आपके शेष फल यदि सुख रहा, इसका मतलब वो काम अच्छा है। यदि शेष फल आपके दुख रहा, इसका मतलब वो काम अच्छा नहीं है, वो काम करने योग्य नहीं है। और केवल कार्य की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो कह रहा है किसी भी चीज का मापदंड यही है। आप मान लीजिए कोई कानून बनाते हैं, तो कानून बनाने का मापदंड यही है। आप ये तय कर लीजिए उस कानून से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। वो कानून बनाना है कि नहीं बनाना है, इसका मापदंड तय कर लीजिए, उससे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सुख मिलेंगे तो इतने सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे तो इतने दुख मिलेंगे, घटाएंगे तो सुख बचेगा तो अच्छा है, बनाना है कानून। और अगर दुख बचेगा तो इसका मतलब वो कानून नहीं बनाना है। किसी काम की बात कर लीजिए, चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, कोई नीति निर्माण कर रहे हैं, कोई कानून निर्माण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका एकमात्र आधार क्या है? सुख और दुख को आप आधार मान सकते हैं। उसकी उपयोगिता ही उसका एकमात्र कसौटी है। किसी भी कार्य की, किसी भी कानून की एकमात्र कसौटी क्या है? उसकी उपयोगिता है। और उपयोगिता का आधार क्या है? उपयोगिता का आधार सुख है। सुख मिल रहा है, उपयोगी है। सुख नहीं मिल रहा है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जब वो कहता है कि सुखों और दुखों को गिनने से आप पता लगा सकते हैं कि वो काम अच्छा है कि बुरा है, इसका मतलब यह है कि आप तो सुखों को गिन रहे हैं, इसका मतलब सुखों को गिना जा सकता है। बेंथम से पहले ये विचार था कि सुखों और दुखों को गिना नहीं जा सकता। बेंथम कहते हैं कि ये गणनीय है, इनकी गणना की जा सकती है, सुखों और दुखों की गणना की जा सकती है बाकायदा। ठीक ऐसे ही जैसे आप किसी वस्तु को, इस पेन को गिनते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 5 पेन, ठीक ऐसे ही सुखों को आप गिन सकते हैं, 1 सुख, 2 सुख, 5 सुख गिन सकते हैं। कैसे गिनेंगे? तो उन्होंने सुखों को गिनने के लिए एक सुख कलन पद्धति का जिक्र किया। सुख कलन पद्धति, या इसको आप कहें तो सुख मापक यंत्र, या इंग्लिश में आप जरूर ध्यान रखें फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस, ये फेलिसिफिक कैलकुलस है, और इसकी बात करते हैं कि ये सुख मापक यंत्र है। इस यंत्र के उस जो आधार दिए गए हैं, मापदंड दिए गए हैं, उन मापदंडों पे जब आप किसी कार्य को कसते हैं, तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो वो कह रहा है सुख मापक यंत्र में मापदंड है टोटल कितने? 7 मापदंड है। उन 7 मापदंडों के आधार पे आप सुख और दुख को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। कैसे है, कौन कौन से हैं मापक? तो ये कहते हैं कि पहला मापक वो है तीव्रता। किसी कार्य में सुख और दुख की तीव्रता से तय होगा कि सुख कितना है, ज्यादा है कि कम है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, एक बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखनी है एक बात। सुखों को मापा जा सकता है, इसका मतलब एक बात और समझना ध्यान से, बेंथम कहते हैं कि सुखों में केवल मात्रा का भेद होता है। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, क्वांटिटी का फर्क होता है। मात्रा मतलब क्वांटिटी।
केवल क्वांटिटी का फर्क है, मात्रा का भेद है, संख्या का भेद है केवल, गुणों का कोई भेद नहीं है, गुणात्मक भेद नहीं है। गुणात्मक भेद को नहीं मानता, मात्रात्मक भेद को मानता है। वो कहता है कि क्वालिटी का कोई भेद नहीं है, क्वालिटी सारी एक है, क्वालिटी का कोई भेद नहीं है सुखों में और दुखों में। सारे प्रकार के सुख यदि मात्रा समान है तो एक जैसे, सारे प्रकार के दुख यदि मात्रा समान है तो एक जैसे। उनमें गुणात्मक भेद नहीं होता कि ये श्रेष्ठ किस्म का सुख है, ये हीन किस्म का सुख है, ऐसा नहीं है। मात्रा, अगर मात्रा ज्यादा है, 5 सुख है एक तरफ 3 सुख है, इसका मतलब 5 सुख ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बाकी सुख श्रेष्ठ नहीं होता है, सुख कभी श्रेष्ठ है और हीन नहीं होता, सुख तो हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, सारे सुख श्रेष्ठ हैं। बस आपको मात्रा देखनी है, जहां मात्रा ज्यादा है सुख की, वो काम ठीक है, ज्यादा अच्छा है। बात समझ रहे हैं आप? मात्रा ज्यादा होना जरूरी है। मात्रात्मक अंतर होता है सुखों में, गुणात्मक अंतर नहीं होता। मतलब ये कि मैंने अगर मान लीजिए, वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए 2 मिठाइयां खाई, 2 अलग अलग किस्म की मिठाइयां हैं, और समान मात्रा में अगर मुझे स्वाद आया है उसका, तो कह रहा है दोनों मिठाइयां एकदम एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं है। मात्रा बराबर अगर है तो गुणों में कोई अंतर नहीं है। फिर दूसरा समझिए, मिठाई का तो चलिए ठीक है, मैंने एक तरफ मिठाई खाई और दूसरी तरफ मैंने मान लीजिए कोई भी अलग कोई सुख प्राप्त किया। मान लीजिए कि कोई पुस्तक पढ़ी या कोई पोएम पढ़ी या कोई फिल्म देखी, तो उसमें अगर मात्रा समान है तो दोनों में सुख सेम है एकदम, सुख में कोई अंतर नहीं। वो कह रहा सुखों में कोई अंतर नहीं होता। तो उनका एक कोटेशन है कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन के खेल में भी उतना ही सुख है जितना कि कविता पाठ में। समझना आप, वो कह रहे हैं कि सुख की मात्रा समान होने पर सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन, पुष्पिन कोई खेल है बच्चों का, पुष्पिन का खेल भी उतना ही सुखदायी है सुख देता है या सुखदायी है जितना कि कविता पाठ। मतलब ये कि आपने एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, या फिर शेक्सपियर को पढ़ा है, या फिर कालिदास को पढ़ा है, या फिर आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है, आपने बहुत श्रेष्ठ किस्म की कविता पढ़ी है कोई, और एक तरफ आप मान लीजिए ताश का खेल खेल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? एक तरफ आप ताश का खेल खेल रहे हैं और फिर कुछ समय बाद में आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, तो वो कह रहा है कि यदि सुख की मात्रा समान है तो दोनों का सुख एकदम एक जैसा है, कोई श्रेष्ठ किस्म का सुख नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप महात्मा गांधी की जीवन कथा को पढ़ें, चाहे आप हिटलर की जीवन कथा को पढ़ें, दोनों में यदि आपको आनंद एक जैसा आता है तो आपका एकदम सेम है, आपका सुख एकदम एक जैसा है। सुखों में मतलब मात्रात्मक भेद होता है केवल, गुणों में कोई भेद नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो यदि मान लीजिए ताश खेलने जैसे सामान्य से काम की तुलना यदि आप उच्च स्तर के काव्य पाठ पढ़ने से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये सुखों को में गुणात्मक भेद नहीं मानता है। मिल इसका विरोध करता है, आगे हम इसके विरोध में देखेंगे। मिल इसका विरोध करता है, और मिल इसके विरोध करते हुए कहता है कि यदि आप, इसका मतलब तो ये है कि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, इसकी तुलना में आपने संतुष्ट व्यक्ति को श्रेष्ठ मान लिया। अब चाहे असंतुष्ट व्यक्ति बौद्धिक दृष्टिकोण से कितना भी उच्च स्तर का है, और संतुष्ट व्यक्ति चाहे उसके दिमाग में कोई विचार न उपजता हो, एकदम सामान्य किस्म का है, तो वो कहता है कि एक संतुष्ट सुअर होने की तुलना में एक असंतुष्ट मानव होना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि संतुष्ट सुअर में कोई मानसिक क्रिया नहीं चलती है, कोई बौद्धिक क्रिया नहीं चलती है, उसकी तुलना में एक असंतुष्ट मानव होना ज्यादा अच्छा है।
और एक संतुष्ट मूर्ख होने की बजाय, एक संतुष्ट मूर्ख, अगर एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो एकदम संतुष्ट है, उसकी तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा श्रेष्ठ है। सुकरात का मतलब एक श्रेष्ठ किस्म का विद्वान व्यक्ति, वो चाहे असंतुष्ट है लेकिन गुणात्मक रूप से वो ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो होना ज्यादा ठीक है, ज्यादा अच्छा है। जबकि बेंथम के अनुसार अगर हम देखें तो यदि मानव ऐसा जो असंतुष्ट है, उसकी तुलना में उसने तो ये मान लिया कि एक संतुष्ट सुअर वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम बेंथम के विचार को देखें तो हम ये पाएंगे। तो यहां पे वो कहता है कि वो मात्रात्मक अंतर बताता है, गुणात्मक अंतर नहीं बताता। तो देखिए हम इसको अगले पेज में देखते हैं। वो कहता है कि सुख कलन यंत्र में 7 मापदंड है, सुख को मापने के 7 मापदंड बताता है, और 7 मापदंड में पहला बताता है वो तीव्रता को। कहता है कि कोई भी कार्य जिसमें सुख ज्यादा तीव्र गति से आएंगे, तीव्रता ज्यादा है उनमें, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उस इंटेंसिटी ज्यादा होने से ज्यादा तीव्रता वाले सुख, उससे ज्यादा सुख मिलेगा, बजाय उन सुखों के जो कम तीव्रता से आ रहे हैं। और दुख में भी ऐसा ही है, अधिक तीव्रता से आने वाले दुख वो अधिक कष्टकारक होते हैं, उनमें दुख की मात्रा अधिक होती है बजाय कम तीव्रता वाले दुख के। तो आप तुलना करके इसको माप सकते हैं कि तीव्रता से सुख और दुख मापा जा सकता है, कितना तीव्रता के साथ आ रहा है, अधिक तीव्रता से है कि कम तीव्रता से है। अधिक तीव्रता से मतलब अधिक सुख है और दुख है, और कम तीव्रता से है मतलब कम सुख और दुख है। समझ रहे हैं आप? फिर वो कह रहे हैं कि दूसरा एक आधार और है, और दूसरा आधार है अवधि, समयावधि। आप समयावधि लिखेंगे तो आपके थोड़ा ज्यादा ठीक समझ में आएगा। मतलब कोई भी सुख और दुख कितने समय तक टिकेगा। ऐसा सुख जो लंबे समय तक मिलता है वो अधिक सुख प्रदान करता है, और ऐसा दुख जो लंबे समय तक टिकता है वो अधिक दुख प्रदान करता है। ऐसा सुख जो कम समय तक रहेगा उसमें सुख की मात्रा कम होगी, ऐसा दुख जिसको कम समय तक रहेगा उसमें दुख की मात्रा कम होगी। तो कम समय की तुलना में अधिक समय तक रहने वाले सुख और दुख में सुख और दुख की मात्रा अधिक होती है। दुख और सुख श्रेष्ठ तो होते ही नहीं है ना, वो तो कहता है कि श्रेष्ठ और निम्न नहीं होते कभी, वो तो अधिक और कम होते हैं केवल। समझ रहे हैं? क्योंकि गुणात्मक भेद नहीं होता, केवल मात्रात्मक भेद होता है। तो सुख और दुख केवल अधिक और कम होते हैं, श्रेष्ठ और निम्न नहीं होते कभी। तो वो कह रहा समयावधि जितने लंबे समय तक रहेगा सुख और दुख, उतने ही समय तक वो उतनी उनमें मात्रा ज्यादा होगी। आज जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, तो तैयारी करने के पीछे की वजह क्या है? यही तो है कि आप जब प्राइवेट पढ़ाने में अगर आनंद आपका है, रुचि है, तो पढ़ा तो आप प्राइवेट स्कूल में भी सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कि इससे जो सुख मिलेगा वो लंबे समय तक मिलेगा। इसका सुख लंबे समय तक का सुख है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे तो वो सुख इतना लंबे समय तक कहां चले, कितना चले, वो नहीं है। तो इसलिए वो लंबे समय तक रहने वाला सुख अधिक सुख प्रदान करता है। फिर देखिए तीसरा, और वो है निश्चितता। निश्चितता का मतलब ऐसा सुख जो कि निश्चित हो, श्योर हो कि वो मिलेगा, उससे अधिक सुख मिलता है। ऐसा दुख जिससे कि श्योर हो, उससे अधिक दुख मिलेगा। ऐसा सुख जिसके बारे में श्योर नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे सुख कम मिलता है, सुख की मात्रा कम होती है। तो ध्यान रखें, ऐसा सुख जो ज्यादा निश्चित हो उसमें सुख की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा सुख जिसमें सुख की मात्रा निश्चित नहीं है, उसमें सुख की मात्रा कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आप तैयारी करें, अभी आप निश्चित नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यह अभी तय नहीं है, निश्चित नहीं है, तो अभी आपको सुख नहीं मिल रहा है इसका। लेकिन मान लीजिए आपकी तैयारी इतनी श्रेष्ठ लेवल की हो जाए कि आपको ये होने लगे कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप टेस्ट दे रहे हैं, उनमें खूब नंबर लेके आ रहे हैं, निश्चितता की श्रेणी में आ रहा है। या फिर एग्जाम देने के बाद की स्थिति समझ लीजिए चाहे
एग्जाम देने के बाद मान लीजिए आप जब पेपर मिलाते हैं तब आपको लगता है कि निश्चित नहीं है, बीच की स्थिति है। जैसे इस समय आप में से कई स्टूडेंट जो रीट के एग्जाम देके बैठे हैं, आपको लग रहा है 118-19 नंबर है आपके एसएसटी में, 120 नंबर है, इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता क्या हो। आप बार बार पूछते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर से पूछते हैं, किसी से अपने परिचित से पूछते हैं, कई की बार तो आप किसी ऐसे आदमी से पूछते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको रीट का पता ही नहीं रीट होती क्या है, क्योंकि आपके मन में संशय है और आप हर किसी आदमी से यही अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे तसल्ली दे। तो ये जो निश्चित नहीं है तो वहां आपको सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आप 130 नंबर लेके बैठे हैं रीट में अभी से, तो आपका निश्चित है, और चूंकि वो निश्चित है तो आपको बहुत सुख मिल रहा है, वो सुकून दे रहा है, वो एहसास आपको सुकून दे रहा है। समझ रहे हैं आप? और यदि आप निश्चित हैं, आपके नंबर ही 95 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं रीट में, तो आप निश्चित हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और चूंकि निश्चित है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप ये बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप इस बात की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं कि रीट शब्द सुनना नहीं चाह रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा हूं ना रीट की, ये आपके कानों पे हथौड़े की तरह पड़ रहा है, क्योंकि इससे दुख हो रहा है। तो निश्चितता वो क्या करती है, वो सुख और दुख की मात्रा को बढ़ाती है और कम करती है। यदि सुख निश्चित है तो सुख की मात्रा बढ़ेगी, यदि सुख निश्चित नहीं है तो सुख की मात्रा कम होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, आप इसको देखिए निकटता से। निकटता का मतलब क्या है? निकटता का मतलब है कि ऐसा सुख जो कि निकट भविष्य में मिलने वाला हो, वो आपको अधिक सुख देगा, बजाय ऐसे कार्य के, ऐसे सुख के जो कि आपको उसकी तुलना में अधिक समय लेके, थोड़ा दूर है, वो बाद में मिलेगा, लंबे समय इंतजार करना पड़ेगा उसके बजाय। तो निकटता मतलब जल्दी मिलने वाला सुख, निकटता का सुख, शीघ्र मिलने वाला सुख, उसमें सुख की मात्रा बढ़ जाती है, बजाय ऐसे सुख के वो जो कि ठहर के आएगा, रुक के आएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा उसके बजाय। समझ रहे हैं आप रीट की भर्ती की तैयारी आपने कर ली, एग्जाम दे दी, रिजल्ट आ गया, अब आपके क्या है, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जिनको लग रहा है 130-135 नंबर है, उनको ये अब उनका सुख है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये डिले हो रहा है जितना, और अगर जिस दिन भर्ती आ जाए उनका सुख बढ़ जाएगा। तो ये सुख की और दुख की ये मात्रा है, उसकी निकटता से और दूरी से भी तय होती है, कितना निकट है वो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ये कहे कि आपको स्कूल लेक्चर की भर्ती जल्दी आएगी, आप पूछते ना बार बार कि कब आएगी भर्ती, कब आएगी, एग्जाम कब होगा, तो यदि आपको हो कि जल्दी भर्ती आएगी, 1 साल के अंदर अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी, और आपको ऐसा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो अब आप उसके लिए उत्सुक हैं, आपको उस सुख थोड़ा सा एहसास होगा, उसका एहसास होगा। और अगर कुछ समय बाद आए तो फिर बाद में दिक्कतें, समझ, ठीक यही स्थिति दुख की है। आपके साथ ऐसा हो कि आपके जीवन में नुकसान होगा बड़ा, और वो नुकसान यदि कल ही होने वाला है तो दुख ज्यादा होगा, वो नुकसान 5 साल बाद होने वाला है तो दुख कम होगा। समझ रहे हैं आप? तो निकटता और दूरी आपके सुख और दुख को मापती है। फिर वो कहता है कि सुख का एक मापन होता है उसकी विशुद्धता से, कि उसमें कितनी मिलावट है और कितना विशुद्ध है। यदि कोई ऐसा कार्य जिससे सुख ही सुख मिल रहा है, वो सुख की मात्रा ज्यादा होगी उसमें, बजाय ऐसे कार्य से जिसमें सुख के साथ साथ दुख भी मिल रहे हैं। तो देखिए, मिलावट से, जिनमें विशुद्धता है सुखों की, वहां सुख की मात्रा बढ़ जाती है, और जहां सुख और दुख दोनों मिक्स हैं, विशुद्धता नहीं है, वहां सुख की मात्रा घट जाती है। ठीक यही स्थिति दुख की है। प्योर दुख होगा वो दुख ज्यादा होगा, दुख में थोड़ा थोड़ा सुख भी आ रहा है, उसमें दुख थोड़ा कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ये बात? तो यहाँ पे सुख और दुख में मिलावट अगर होती है तो सुख और दुख दोनों की मात्रा कम होती है, और सुख और दुख दोनों में यदि विशुद्धता होती है, वहां सुख और दुख दोनों ही अधिक होते हैं, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए एक आपके और मापक है, और बहुत महत्वपूर्ण मापक है उत्पादकता, या फिर इसको कहते हैं जननशीलता।
कोई सा भी शब्द आ सकता है, याद रखिए आप। उत्पादकता का मतलब क्या है? उत्पादकता का मतलब है कि किसी एक सुख से दूसरा सुख यदि उत्पन्न हो रहा है, कोई ऐसा कार्य जिससे सुख मिला और उस सुख से कोई दूसरा और सुख उत्पन्न हो रहा है। एक कार्य कई प्रकार के सुख उत्पन्न कर रहा है। एक कार्य से एक सुख तो मिल ही गया, लेकिन वो अन्य सुखों का भी उसकी वजह से उत्पादन होता है, अन्य सुखों का भी कारण है, वो अन्य सुखों का भी वो स्रोत है। तो वहां से क्या होगा? सुख की मात्रा बढ़ेगी, सुख ज्यादा हो जाता है। और यदि किसी एक कार्य जिससे एक बार काम किया, एक बार सुख मिला, केवल वो सुख है, तो वहां से क्या होगा? उसमें सुख की मात्रा कम होगी, बजाय कौन से के? जहां से एक सुख के साथ साथ और अन्य सुख भी मिल रहे हैं। तो सुख उत्पादकता, उसमें अन्य सुख यदि उत्पादन हो रहा है, उनका जनन हो रहा है अन्य सुखों का भी, तो वहां से क्या होगा? सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां आप इन चीजों को थोड़ा सा समझिए कि सुख और दुख में उत्पादकशीलता, जननशीलता बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर में आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, आपकी कल्पना से ही आपको सुख, खुशी मिल रही है, सुख, एकदम सुख अनुभव कर रहे हैं। तो सोचिए आप जब आप ये लगेंगे तब तो आपको कितना सुख मिलेगा। मान लीजिए आप ज्वाइन कर लिया आपने, और ज्वाइन करने से पहले के आपके जितने सपने थे, हर एक व्यक्ति के होते हैं, ये करूंगा मैं, वो करूंगा मैं, घर बनाऊंगा मैं, गाड़ी लूंगा मैं, परिवार में ये सुख दूंगा, मम्मी पापा को ये सुख दूंगा। तो ये परिवारजनों को लेकर आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो आपके सपने हैं, अब क्या होगा कि ये जो आपका सिलेक्शन हुआ, इससे सुख मिला आपको, नौकरी लगी, इससे सुख मिला आपको, और हर एक तारीख को जो वो मोबाइल में एक तारीख को जो मैसेज बजेगा, हर एक महीने की पहली तारीख को, उससे जो सुख मिलेगा वो तो सुख अपार है। वो इन सब सुखों से श्रेष्ठ सुख है, वो सुख मिलेगा आपको। अब उससे केवल वो एक ही सुख नहीं मिला है, उस सुख से वो अन्य सुखों का भी कारक है। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो शादीशुदा नहीं है और जो सपने देख रहे हैं अपने ऐसे जीवन साथी के, और एक लड़कियां एक राजकुमार की कल्पना करती हैं, और लड़के एक ऐसी अपनी हमसफर की कल्पना करते हैं, एक सपना देखते हैं कि ऐसी लड़की उनके जीवन में आए। तो अभी आपकी वो आशा, अभी वो आपकी उम्मीद थोड़ी धुंधली है। जैसे आपकी सर्विस लगेगी, आपकी उस उम्मीद को पंख लगेंगे, आपकी वो सुख, एक और सुख आपके जीवन में आ जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक संकट और भी है कि जब तक वो सुख नहीं मिलेगा तब तक वो सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये सुख उस सुख का बड़ा आधार है कि वो सुख तो मिलेगा ही तभी जब आपको ये सुख मिलेगा। ये कई बार तो ये स्थितियां भी आ जाती हैं कि बगैर नौकरी के तो आपके वो जो जीवन साथी वाला तो आप सपना देख ही नहीं सकते, वो सुख तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो इस सुख को प्राप्त करने का मूल आधार ही वो सुख प्राप्त करना है। कई लोगों को तो ये भी है कि एक तारीख वाला मैसेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको आप बड़ा सुख बता रहे हैं कोई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो वो सुख है कि जो उसके बाद मिलेगा। चलिए, खैर मजाक की बात है। इसके बाद आप आगे देखते हैं कि आपका ये सुख है कि घर बनाऊं मैं, गाड़ी लूं मैं, तो आपकी इस सुख की वजह से आपको वो सुख भी मिलते हैं फिर। तो इस वजह से आपका ये सुख आपके इस समय के जीवन का जो आधार है, और जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय जो आपके युवावस्था का होता है, उस युवावस्था के इस महत्वपूर्ण समय को जो आप पढ़ने में, और इस तरीके से जो आपको रुचि नहीं है आपकी बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ, किसी का ये इतना ज्ञान देना, आपको उस ज्ञान को झेलना, मेरे जैसे आदमी को आप जो झेल रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इस बात को जो झेल रहे हैं ना, वो इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि ये सुख अन्य समस्त सुखों का क्या है? उत्पादन करता है। यहीं से सारे के सारे सुख आने वाले हैं, और चूंकि यहीं से सारे के सारे सुख आने वाले हैं, इसलिए आप इन कष्टों को झेल रहे हैं। ठीक है, और अंतिम और सातवां बिंदु वो मैं यहां लिख देता हूं। यहां इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सातवां बिंदु इन सबसे एकदम अलग है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सातवां बिंदु है व्यापकता। व्यापकता कह सकते हैं, विस्तार कह सकते हैं, कोई सा भी नाम दे दीजिए,
ये व्यापकता और विस्तार, ये 7वां मापदंड है इसका उपयोगितावाद का, सुखों और दुखों को मापने का। सुख कलन यंत्र, सुख कलन पद्धति, सुख मापन यंत्र, फेलिसिफिक कैलकुलस, उसका 7वां और सबसे महत्वपूर्ण मापदंड वो व्यापकता है। कैसे, क्या होती है व्यापकता? देखिए, अब तक हमने इन 6 बिंदुओं के आधार पे जो पढ़ा, जो समझा कि सुख और दुख को माप सकते हैं, ये किसी एक व्यक्ति के कार्य को मापने की बात यहां पर हम कर रहे हैं। एक बार वहां से समझ रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति कोई काम करता है, एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से उसको कितना सुख मिलता है, कितना दुख मिलता है, उसको ऐसे मापे हम। लेकिन हम किसी ऐसे कार्य को मापें जो किसी एक व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त हो रहा है, तब हम मापें कि कौन सा कार्य ज्यादा अच्छा है, जो एक से ज्यादा तक फैला हुआ है। तो यहां पर यह व्यापकता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और व्यापकता का विस्तार का ये मापदंड कहता है कि वो कार्य ज्यादा श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, बल्कि सुखों की मात्रा बढ़ती है, उसमें सुख ज्यादा हो जाते हैं, सुख अधिक हो जाते हैं ऐसे कार्यों में और ऐसे सुखों में जिससे अधिकतम लोगों को सुख मिलते, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों को सुख मिलेगा इसका मतलब उसमें सुख की मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है। समझना आप, सुख जितने ज्यादा लोगों को तक विस्तार होगा उसका, उसकी व्यापकता होगी, सुख की मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और जितनी कम सीमित मात्रा में सुख की, कम सीमित लोगों तक उस सुख की व्यापकता होगी, सुखों का प्रसार होगा, विस्तार होगा, सुख की मात्रा भी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस व्यापकता के मापदंड से बेंथम अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को केवल एक व्यक्ति तक नहीं, बल्कि उसके स्वार्थवाद से बढ़कर उसको परार्थवाद तक लेके चला जाता है। यहां तक व्यक्ति एक ही व्यक्ति तक सिमटा हुआ है, अपने ही सुख तक सिमटा हुआ है। यहां वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कर रहा है। मतलब ज्यादातर लोगों का जितना सुख होगा, केवल एक व्यक्ति का सुख अगर एक तरफ है, एक तरफ 10 लोगों का सुख है, तो वहां 10 लोगों का सुख ज्यादा मात्रा में ज्यादा होगा। मतलब ये कि स्वार्थवाद की को ले जाकर उपयोगितावाद को बेंथम ने स्वार्थवाद से वो कहां लेके जा रहा है, उसको परार्थवाद की तरफ लेके जा रहा है। और बेंथम के इस उपयोगितावाद को स्वार्थवाद से परार्थवाद तक की ले जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? वो उसके व्यापकता का, विस्तार का मापदंड है। फिलोसॉफिक कैलकुलस के विस्तार और व्यापकता का जो मापदंड है वो उसको उपयोगितावाद को स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर ले जाता है। अधिकतम लोगों का, दूसरे लोगों का भी जितना कल्याण होगा, सुख होगा, उतना ही सुखों की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब बेंथम एक तरीके से हम अगर देखें तो थोड़ा राज्य के कार्यों के विस्तार की बात कर रहा है यहाँ। हालांकि व्यक्तिवाद से प्रेरित है बेंथम, उदारवाद से प्रेरित है बेंथम, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ बात करते हैं तो उसका राज्य कल्याणकारी राज्य की दिशा में बढ़ रहा है। वो देखिए अधिक लोगों के कार्य सुख देने की बात कर रहा है। तो ऐसा कानून बनाइए जो अधिक लोगों को सुख दे, राज्य ऐसा कार्य करे अधिक लोगों को सुख दे। तो राज्य ऐसा कार्य करेगा जिससे अधिक लोगों को सुख मिलेगा, तो राज्य की प्रकृति कैसी हुई? राज्य की प्रकृति कल्याणकारी हो गई। जबकि व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारधारा क्या कहती है? व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारधारा तो राज्य को कम से कम काम देना चाहती है, राज्य के कार्य कम से कम रहे, न्यूनतम राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य की बात करते हैं, सीमित राज्य की बात करता है। तो यहां पे वो उससे कहीं आगे बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि उदारवाद के कई विचारों से वो मेल नहीं खाते उसके विचार, हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। तो इस तरीके से ये उसके 7 मापदंड हैं, उनमें तीव्रता, समयावधि, निश्चितता, निकटता, विशुद्धता, उत्पादकता और व्यापकता, ये 7 मापदंड है। ठीक है, इन 7 मापदंडों के आधार पे जब हम बात करते हैं सुख कलन पद्धति की, तो यहां पे देखिए बेंथम के सुख कलन सिद्धांत में फिलोसॉफिक कैलकुलस की जब हम बात करते हैं, इसे बेंथम ने सुखों का मानचित्र भी कहा। इसके लिए एक शब्द और भी है, सुखों का मानचित्र। इसे वो सुखों का मानचित्र कहता है। और एक शब्द और काम में लेता है, स्प्रिंग ऑफ एक्शन। तो ये आप नाम ध्यान रखें, स्प्रिंग ऑफ एक्शन।
तो आपको 3-4 नाम याद रखने हैं: सुख कलन पद्धति, सुख मापक यंत्र, फेलिसिफिक कैलकुलस, सुखों का मानचित्र और स्प्रिंग ऑफ एक्शन। एक ही जगह देखिए, मैं लिख देता हूं। इस तरीके से इन शब्दावलियों को आपको ध्यान रखना है। ये स्प्रिंग ऑफ एक्शन, सुखों का मानचित्र, ये क्योंकि वो कह रहा है सुखों को मापा जा सकता है, मानचित्र पे दर्शाया जा सकता है, आप दर्शा सकते हैं इन चीजों को, तो इस आधार पे वो ये नाम देता है। ठीक है, चलिए देखिए, सुखों और दुखों को मापने की वो बात करता है कि किस तरीके से कोई सुख और दुख किस तरीके से कैसे क्या होता है। अब यहाँ एक व्यक्ति से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और व्यापकता की जो उसने बात की, यहां से थोड़ा मैं और आगे बात कर लेता हूं कि कोई व्यक्ति नैतिक सुखवाद पर आइए आप, नैतिक सुखवाद के आधार पर कोई कार्य अच्छा है कि बुरा है, यह सुख से तय होगा। यही तो उपयोगितावाद का आधार है। एक व्यक्ति के किसी कार्य को आपने देखा कि किसी व्यक्ति का कार्य अच्छा है कि बुरा है, इसको आपने मापा, मापदंडों के आधार पे सुख आपके एक तरफ जुड़े, दुख आपके एक तरफ जुड़े, दुख आपके कम थे, सुख आपके ज्यादा थे, इसका मतलब वो काम श्रेष्ठ, अच्छा है, नैतिक है, उचित है, शुभ है, उस काम को कीजिए आप। और यदि एक काम ऐसा काम है जिसमें सुख कम है, दुख ज्यादा है, तो उस काम को नहीं करना है, वो काम करने योग्य नहीं है। तो सुखों में केवल एक तो आप जानते हैं मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक भेद नहीं होता, एक बात तो ये ध्यान रखें। चलिए ठीक है, लेकिन हम पूरे समाज में होने वाला कोई कार्य है, उस कार्य को उचित और अनुचित कैसे ठहराएं? ऐसा कार्य जो पूरे देश में होने वाला है, कानून बनने वाला है पूरे देश के लोगों के लिए, या फिर सामूहिक रूप से कोई ऐसा कार्य पूरे समाज में हुआ है, उस कार्य को उचित या अनुचित कैसे ठहराएं? राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को उचित या अनुचित कैसे ठहराएं? राज्य द्वारा लागू की गई किसी योजना को उचित और अनुचित कैसे ठहराएं? तो देखिए, वो कह रहा है इसके लिए एक सिद्धांत काम में लेना पड़ेगा, और वो यहां पे लेता है हचिसन की एक थ्योरी, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और वो कहता है कि ऐसे समस्त कार्य वो श्रेष्ठ किस्म के हैं, अच्छे हैं, नैतिक हैं, उचित हैं, शुभ हैं, जो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करते हो, जिनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलता हो। यदि मान लीजिए, इसका मतलब यह है कि 100 लोग अगर उस काम से प्रभावित होते हैं और 100 लोगों में से यदि 51 लोगों को उससे सुख मिल रहा है, इसका मतलब वो काम अच्छा है। चाहे 49 को दुख मिल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम लोग। और ये अधिकतम की सीमा यहां से बढ़कर 100 तक कहीं तक भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम की सीमा 51 से शुरू हुई और 100 तक जाती है। 60 लोग अगर हो रहे हैं, वो इसका मतलब वो उसमें सुख की मात्रा और बढ़ रही है। 70 तक वो अगर सुख दे रहा है 70 लोगों को, इसका मतलब उसमें सुख की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई। अगर 80 को दे रहा है, इसका मतलब उसमें और बढ़ गई। 99 को दे रहा है, इसका मतलब और बढ़ गई। और 100, इसका मतलब और बढ़ गई। सुखों की मात्रा जितने लोगों को तक वो सुख बढ़ता है, सुख देता है, जितने अधिकतम लोगों को वो सुख देता है, सुख की मात्रा उतनी ही बढ़ जाती है। और अधिकतम लोगों की ही बात नहीं है, केवल इस शब्द पर ही मत जाइए आप, 100 में से 51 पर ही मत जाइए, उनके सुख को भी आप मापिए, उनके सुख भी अधिकतम सुख। उन 100 लोगों का में से जितने अधिकतम लोग हैं, अधिकतम मान लीजिए 70 है, उन 70 का भी मैक्सिमम सुख, क्योंकि उसमें भी सुख एक को 10 मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है, उसमें 10 सुख की बात करिए आप। अधिकतम लोग ही नहीं है केवल, बल्कि अधिकतम लोगों में भी अधिकतम सुख, वो सुख उनको भी अधिकतम मिले। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की वो बात करता है, और ये विचार उसने किससे लिया? हचिसन से लिया। तो राज्य द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वो कानून, वो श्रेष्ठ है, अच्छा है, जो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देता है। समझ रहे हैं आप? ये विचार वो देता है, और आगे कहता है सुख और दुख के प्रकार के बारे में। सुख और दुख के प्रकार के बारे में कहता है कि सुख और दुख के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वो कहता है कि सुख के प्रकार कितने हैं, तो वो कह रहा है सुख के प्रकार तो कितने हैं और दुख के प्रकार कितने हैं। वो कह रहा है सुख होते हैं 14 प्रकार के और दुख होते हैं
12 प्रकार के। वो बाकायदा उनकी संख्या बताता है, उनको गिनाता भी है, ये सुख गिनाता भी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये ध्यान रखें सुख उसने बताए 14 प्रकार के और दुख उसने बताए 12 प्रकार के। फिर आगे बात करता है और कहता है कि सुख के स्रोत होते हैं। सुख और दुख के स्रोत की बात करता है वो, और कहता है सुख और दुख के कितने स्रोत होते हैं? 4 स्रोत होते हैं। 4 स्रोत में पहला स्रोत बताता है वो भौतिक स्रोत। इसको आप भौतिक कह दीजिए चाहे प्राकृतिक कह दीजिए, भौतिक स्रोत या प्राकृतिक स्रोत। दूसरा स्रोत वो बताता है राजनीतिक स्रोत। तीसरा स्रोत वो बताता है नैतिक स्रोत, और चौथा स्रोत वो बताता है धार्मिक स्रोत। वो कह रहा है कि सुख और दुख आते कहां से हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो कह रहा है कि एक तो सुख होते हैं वो भौतिक स्रोत से आते हैं, प्राकृतिक स्रोत से आते हैं, उनका स्रोत प्राकृतिक है या भौतिक है। तो कैसे? वो कह रहा है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर टूट गया, भूकंप से टूट गया, तो अगर यहां भूकंप से वो घर टूटा है उसका, तो यहां क्या हुआ? ये प्राकृतिक स्रोत हुआ, भौतिक स्रोत हुआ। उस भौतिक स्रोत की वजह से उसे दुख हुआ है, ये प्राकृतिक दुख आया उसके, ये भौतिक स्रोत है। ठीक है। फिर मान लीजिए वो कहता है राजनीतिक स्रोत। राजनीतिक स्रोत का मतलब सत्ता की ओर से, सरकार की ओर से, शासन की ओर से। सरकार में आपके न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सारी आ गई। सरकार की ओर से यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा आदेश आता है जिससे हमें सुख मिलता है, तो वो राजनीतिक सुख है। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का घर तोड़ा है, लेकिन वो तोड़ा गया है किस, या फिर किसी व्यक्ति के घर को तोड़ा गया है वो न्यायपालिका के आदेश पे तोड़ा गया है, तो वो राजनीतिक स्रोत है। वो दुख उसका आया, वो राजनीतिक स्रोत है। फिर एक जैसे मान लीजिए नैतिक स्रोत है, किसी व्यक्ति का घर जल गया तो दुख हुआ उसे। तो यदि मान लीजिए वो किसी पड़ोसी द्वारा मदद न किए जाने पर जला है, अगर पड़ोसी मदद करते तो वो नहीं जलता, तो ये दुख उसे इस बात का है कि वो पड़ोसियों ने मदद नहीं की है। तो वो जो स्रोत आया, वो जो उसका दुख का स्रोत है, वो नैतिक स्रोत है। समझ रहे हैं आप। और एक है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत का मतलब कि ऐसा वो स्रोत है, वो धर्म की वजह से, धार्मिक वो जो हमारी संरचनाएं हैं, चाहे वो चर्च है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मौलवी है, चाहे पादरी है, चाहे पुजारी है, चाहे हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी वजह से यदि वो सुख या दुख आते हैं तो वो धार्मिक स्रोत हुआ। तो इस तरीके से 4 स्रोत बताता है वो, भौतिक और प्राकृतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत, नैतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। ठीक है। ये सुख और दुख के 4 स्रोत उसने बताए। जब आप बेंथम के उपयोगितावाद की बात करते हैं तब आपको एक विचार समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बेंथम का उपयोगितावाद एक परिणाम मूलक विचारधारा है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपके। ये आपके कई बार एग्जाम में सीधे सीधे तौर पे पूछते हैं, आ जाती है कभी कभी। ये परिणाम मूलक विचारधारा है। ये जैसे कोई कार्य अच्छा है कि नहीं है, मतलब किसी कार्य से सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सुख मिल रहा है मतलब तो अच्छा है, और दुख मिल रहा है मतलब बुरा है। तो कोई कार्य अच्छा है कि बुरा है, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो उसके सुख और दुख को मापने से पता चलेगा। तो सुख और दुख तो कब पता चलेगा कि सुख मिले कि दुख मिले? ये तो तब पता चलेगा जब वो काम हुआ। इसका मतलब उस काम के अंत में परिणाम निकले। उस परिणाम निकलने पर ही तो उस कार्य का पता चला कि वो कार्य अच्छा है कि बुरा है। तो चूंकि किसी ये निर्धारण किससे होता है? उसके परिणाम से होता है। उसका परिणाम कैसा होगा, इससे निर्धारित हो रहा है कि वो कार्य अच्छा है कि बुरा है। इससे उस उपयोगिता की कसौटी कसी जा रही है कि वो उपयोगी है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा परिणाम मूलक है। परिणाम से तय होता है कि वो कार्य अच्छा है कि बुरा है।
अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, अच्छे इंटेंशन से करता है, अच्छी नीयत से करता है, अच्छे इरादे से करता है, इंटेंशन बहुत अच्छा है उसका, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उस कार्य को करते समय कोई बिगड़ गया काम, चाहे वो उसका दोषी नहीं है, चाहे किसी अन्य वजह से बिगड़ गया काम मान लीजिए, तो उस कार्य के बिगड़ जाने से उस कार्य के परिणाम दुख मिला। सुख की प्राप्ति करना चाह रहे थे लेकिन दुख मिला मान लीजिए। और यदि दुख मिला तो बेंथम का मानना तो यह है कि वो कार्य अच्छा नहीं है। बेंथम का मानना क्या है कि वो कार्य अच्छा नहीं है, वो कार्य बड़ा बुरा कार्य है, अनुचित था, अनैतिक है, वो कार्य अनुचित है, अशुभ है, ये कहता है वो। तो उस कार्य को करने वाला व्यक्ति अच्छी नीयत से उस कार्य को कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया तो उसको उसने बुरा कह दिया। किसी व्यक्ति ने किसी की मदद की किसी कार्य में, लेकिन किसी भी वजह से वो कार्य हो नहीं पाया और उसका कार्य अंजाम, उसका अंत वो दुखद रहा, तो उस व्यक्ति ने जो मदद की उस कार्य को आप कैसे कह सकते हैं कि वो कार्य अच्छा नहीं है। तो देखिए, उपयोगितावादी सिद्धांत की दिक्कत ये है कि ये किसी बीच के इंटेंशन को, नियत को नहीं देखता है, ये केवल परिणाम मूलक है, केवल परिणाम को देखता है। ये इसकी एक दिक्कत भी है, लेकिन ध्यान रखें आप कि ये परिणाम मूलक विचार है। ठीक है, देखिए आप उपयोगितावाद की आपने बात की, उपयोगितावादी विचारधारा में आपने क्या क्या बात की। उपयोगितावादी विचारधारा में आपने सुखवाद को देखा, सुखवाद में आपने दो प्रकार का सुखवाद की बात की, एक आपने मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात की, एक आपने नैतिक सुखवाद की बात की। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के तहत आपने मानव के स्वभाव की बात की कि मानव स्वभाव से सुखवादी है। नैतिक सुखवाद के तहत आपने नैतिकता की बात की कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको आपने तय किया। सुखवाद के बाद में आपने उपयोगितावाद की बात की। उपयोगितावाद में आपने कहा कि डेविड ह्यूम से शुरू हुआ, हेल्वेटियस से बहुत ज्यादा प्रभावित जो बेंथम रहा, हेल्वेटियस से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था बेंथम। प्रिस्टले से उसने सुख दुख की अवधारणा ली, हचिसन से उसने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लिया। यह कहता है कि कोई कार्य अच्छा है कि बुरा है, इसका निर्धारण उसकी उपयोगिता, उसकी कसौटी है कि वो उपयोगी है कि नहीं है। उपयोगी है कि नहीं, इससे आपको सुख और दुख को जोड़ घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब सुख भौतिक होते हैं, सुख बाह्य होते हैं, सुख मापन योग्य होते हैं, सुखों की गणना की जा सकती है। और गणना करने के लिए वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सुखों की गणना की जा सकती है। सुख बाह्य होते हैं, सुख भौतिक होते हैं, भौतिक सुखों की बात करता है, ये भौतिकवाद है। और इसी आधार पे कार्लाइल ने इसको सुअर दर्शन की संज्ञा दी थी, हम आगे बात करेंगे। इस आधार पे वो सुख कलन पद्धति की बात करता है, और सुख कलन पद्धति में वो 7 मापदंड बताता है, इसकी 7 मापदंड है। फिर वो कहता है कि सुख, एक बात और इसमें कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, मतलब सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता है। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक भेद नहीं होता है। और इस आधार पर वो सुख कलन पद्धति में 7 मापदंड बताता है। पहला मापदंड वो तीव्रता बताता है, दूसरा मापदंड वो क्या बताता है, दूसरा मापदंड वो अवधि बताता है, तीसरा मापदंड वो निश्चितता बताता है, चौथा मापदंड वो निकटता बताता है, पांचवा मापदंड वो विशुद्धता बताता है, छठा मापदंड वो उत्पादकता बताता है, और सातवां मापदंड जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताता है विस्तार या व्यापकता। ये 7 मापदंड बताता है कि इन 7 मापदंडों के आधार पर सुखों और दुखों की गणना की जा सकती है। इस आधार पर फिर वो आगे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है कि पूरे समाज में होने वाले किसी कार्य या किसी कानून की अगर आपको जांच करनी है तो पता लगाएं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख अगर मिल रहा है, इसका मतलब वो कार्य अच्छा है, वरना वो कार्य अच्छा नहीं है। फिर वो बात करता है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के साथ साथ वो बात करता है कि सुख और दुख उसके प्रकार, और सुख और दुख के वो कहता है कि सुख कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, दुख कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो सुखों और दुखों के स्रोत की बात करता है,
और 4 प्रकार के स्रोत कहता है। एक पहला कहता है भौतिक स्रोत या प्राकृतिक स्रोत, दूसरा राजनीतिक स्रोत, तीसरा नैतिक स्रोत और चौथा धार्मिक स्रोत। फिर वो परिणाम मूलक विचारधारा की बात की, वो हमने बात की कि उपयोगितावादी दर्शन परिणाम मूलक है। देखिए इस उपयोगितावादी दर्शन की आलोचना, और जब आप आलोचना की बात करेंगे तब देखिए आलोचना में इस बात को समझिए कि कई विचारक हैं जो बेंथम की इस विचार की आलोचना करते हैं। हम एक एक को लेते हैं, एक एक को स्पष्ट तौर पे लेते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए सीबी मैकफरसन को। सीबी मैकफरसन से आपको और कुछ याद आ रहा है? आपके स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद नाम याद आना चाहिए, जो जॉन लॉक में स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की बात करते हैं। अपनी किताब लिखते हैं एक, और पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, उसमें वो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की बात करते हैं। सीबी मैकफरसन ने बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में एक कमी निकाली, एक बहुत सूक्ष्म कमी निकाली, और उसे क्या नाम दिया? उसे नाम दिया उसने ह्रासमान का सिद्धांत। ह्रासमान सिद्धांत का नाम दिया उसको कि ये कमी है इसमें। एक रोटी के उदाहरण से उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि बेंथम क्या कहता है कि सुखों में मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। एक बात तो ये, और चूंकि सुखों में मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है, इसका मतलब यह है कि बेंथम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज की जो हमें कोई चीज पहली बार मिलती है, उससे जो सुख मिलता है उसमें मात्रा ज्यादा होती है। अगर वो चीज हम दूसरी बार लें तो उससे मात्रा कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसको भूख लग रही है, बड़ी जबरदस्त भूख लग रखी है, अगर रोटी हो तो वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर। यदि उसको मान लीजिए एक पहली रोटी हम दें, तो पहली रोटी से उसकी जो भूख शांत होगी, उस पहली रोटी में उसे जितना सुख मिलेगा, उसमें सुख की मात्रा निश्चित तौर पे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें तीव्रता ज्यादा है, तो सुख की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। दूसरी रोटी जब उसी व्यक्ति को दूसरी रोटी देंगे, तो वो दूसरी रोटी पहली रोटी की तुलना में तीव्रता कम हो जाएगी उसमें सुख की, और सुख उसमें मिलेगा, लेकिन पहली रोटी की तुलना में सुख की मात्रा कम हो गई। और बजाय इसके मैकफरसन कहता है कि एक व्यक्ति भूखा ये है, एक व्यक्ति भूखा ये है। इस व्यक्ति को हमने एक रोटी दी, उसमें सुख की खूब मात्रा थी। इसी व्यक्ति को हमने दूसरी रोटी दी, उससे सुख की मात्रा पहली रोटी की तुलना में कम हुई। दोनों को समान रूप से भूख लग रही है, तो हम दूसरी रोटी इसको दे, इसकी बजाय सुख ज्यादा कम मिलेगा यदि वो दूसरी रोटी इसको दी जाए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि दूसरी रोटी जब इसको देंगे तो वो सुख की मात्रा बढ़ेगी। तो अधिकतम लोग की तो बात है ही, लेकिन उसमें भी अधिकतम सुख की बात करें तो इसका सुख पहले रोटी से ज्यादा बढ़ा, दूसरी रोटी से इसका सुख इसके बराबर ही बढ़ा, मात्रा ज्यादा। क्योंकि पहली रोटी में इसको मान लीजिए 10 इतना सुख मिला, तो दूसरी रोटी पहली रोटी में इसको भी इतना ही सुख मिलेगा। और यदि ये रोटी पहली रोटी इसको दी जाती तो इसमें इसको वो सुख इतना नहीं मिलता, बल्कि इतना मिलता। तो ज्यादा अच्छा यह है ना कि इतना सुख इसको मिले, इसके बजाय ये रोटी इसको दी जाए, ताकि वो इतना सुख मिले, इसको सुख की मात्रा ज्यादा हो। बात समझ पा रहे हैं आप? तो जब ऐसी बात है कि पहली रोटी से सुख बढ़ता है, सुख की मात्रा ज्यादा होती है, और दूसरी रोटी से सुख की मात्रा पहली रोटी जितनी नहीं रहेगी, तो ठीक इसी सिद्धांत को आप पूरे समाज पे लागू करें संपत्ति के आधार पे, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति आए जिस व्यक्ति के पास पहले से संपत्ति है, और उसको और धन मिले, संसाधन मिले, तो उसे उतना सुख नहीं मिलेगा जितना एकदम कोई गरीब व्यक्ति है, एकदम ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है पहले से। इसका मतलब वो संपत्ति अगर हम उसको देंगे तो सुख की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सीबी मैकफरसन कहना चाह रहे हैं कि बेंथम के इस सिद्धांत के अनुसार तो यदि संपत्ति का वितरण, एक ही व्यक्ति के पास संपत्ति है, उसकी संपत्ति दूसरे व्यक्तियों को, ऐसे गरीब लोगों को दे दी जाए, इससे सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब तो अधिकतम लोगों का सुख भी हो रहा है। बेंथम इसका मतलब तो यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब संपत्ति के वितरण की बात आती है तो बेंथम वो उस संपत्ति को दूसरे लोगों के वितरण का विरोध करते हैं।
वो कहते हैं कि पूंजीवादी समाज का समर्थन कर रहे हैं बेंथम, और वो संपत्ति के जितना भी चाहे आप उसको एकत्र करना चाहें, संग्रह करना चाहें, उसका समर्थन करते हैं और भरपूर समर्थन करते हैं। संपत्ति के किसी धनवान व्यक्ति के, पूंजीपति व्यक्ति के संपत्ति का उस वितरण का वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं जो वितरण किसी और को दिया जाए, उसका विरोध करते हैं। तो यहां पर विपरीत बात हो गई। सीबी मैकफरसन कहते हैं अपने सिद्धांत में, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि इससे सुख बढ़ेगा, इसका मतलब वो काम अच्छा है, एक तरफ वो संपत्तिशाली व्यक्ति की संपत्ति को दूसरे लोगों को वितरण करने से मना कर रहे हैं। तो ये तो विरोधी बात होगी। ये ह्रासमान का सिद्धांत है। सीबी मैकफरसन ने इस सिद्धांत की तरफ ध्यान आकर्षित किया। एक आलोचना ये है। दूसरी आलोचना आप देखिए, समझिए, वो करते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स 1971 में किताब लिखते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस, और थ्योरी ऑफ जस्टिस में सबसे पहले अपने विचार देते हैं, और विचार देते ही उपयोगितावाद की आलोचना के साथ है। वो कहते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब 100 में से अगर 80 लोग सहमत हैं, सुख है उनको मिल रहा है, इसका मतलब वो काम अच्छा है। अगर 100 में से 95 लोगों को सुख मिल रहा है, इसका मतलब वो काम और भी अच्छा है, अच्छा बता रहे हैं उसको, और वो काम कर लेना चाहिए, उससे न्याय की स्थापना हो जाएगी समाज में। लेकिन जॉन रॉल्स वो कहते हैं कि 100 में से 95 लोगों को सुख मिल रहा है, अधिकतम सुख मिल रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उन लोगों के सुख से उन 5 लोग जो दुख मिल रहा है उसी काम से, उन लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आएगा? उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा? उन लोगों के जीवन में आने वाले संकट और दुख वो कम कैसे होंगे? वहां न्याय की स्थापना कैसे होगी? तो केवल अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से समाज में न्याय की स्थापना नहीं होगी, वो काम श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर, जॉन रॉल्स की एक बहुत फेमस कोटेशन है, ध्यान रखें, कि सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिस्सा बराबर नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिस्सा बराबर नहीं किया जा सकता। आप महलों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं को और बढ़ाकर झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोग, उनके दुखों के इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके दुखों की पूर्ति वहां पे नहीं हो जाएगी उससे, क्योंकि महलों में सुविधाएं बढ़ने से झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दुख कम नहीं होंगे। उनके दुख तो कब कम होंगे? जब उनके जीवन में हम बदलाव लेके आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख केवल बहुसंख्यक वर्ग के सुख की बात करता है, और अल्पसंख्यक वर्ग जो कम है संख्या में, उन ऐसे लोग जो दुखी हैं, वंचित हैं, उन लोगों के दुखों की तरफ वो बिल्कुल आंख बंद कर लेता है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जॉन रॉल्स इसकी आलोचना करता है कि सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिस्सा बराबर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर देखिए एक विचारक और आते हैं और वो है जेएस मिल। और जेएस मिल एक्चुअल में सुखों की केवल मात्रात्मक भेद जो उसने स्वीकार किया बेंथम ने, उसका विरोध करते हैं। हम जेएस मिल में आगे पढ़ेंगे भी, उन्होंने उपयोगितावाद में परिवर्तन किया, आगे संशोधन किया। संशोधन उपयोगितावादी कहा जाता है उनको, अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है उनको। तो उन्होंने कहा सुखों में गुणात्मक भेद होता है, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद नहीं होता, बल्कि सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है। क्योंकि एक श्रेष्ठ किस्म का व्यक्ति, एक श्रेष्ठ श्रेणी का व्यक्ति, वो यदि असंतुष्ट है तो भी वो निम्न श्रेणी का जो संतुष्ट व्यक्ति उसकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ किस्म के सुख वो महसूस करता है, वो उन्हें प्राप्त करता है। तो सुखों में गुणात्मक भेद होता है। वो कहता है कि पुष्पिन का खेल और कविता पाठ सेम नहीं है, सेम सुख नहीं है, बल्कि कविता पाठ में जो सुख मिलता है वो श्रेष्ठ किस्म का सुख है। आप इस तरीके से शेक्सपियर और आप उच्च श्रेणी के जो कवि हैं, उन कवियों की कविताओं को आप कंचे का खेल, ताश के खेल के बराबर कैसे माप सकते हैं? तो कोटेशन कहते हैं एक कि असंतुष्ट सुअर की बजाय संतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है, और एक संतुष्ट मूर्ख के बजाय
एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है, ये वो कहते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे एक विचारक और जो आलोचना करते हैं जेरेमी बेंथम की, उसमें एक विचारक आते हैं रॉबर्ट नोजिक। देखिए, रॉबर्ट नोजिक प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं, प्रक्रिया मूलक न्याय की बात करते हैं, और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए समाज में संसाधनों के योग्यता के आधार पर वितरण की बात करते हैं। हम आगे न्याय के सिद्धांत में हम बात करेंगे किस तरीके से वितरण कैसे होना चाहिए। ये समतावादी विचारक हैं और ये आपके स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। रॉबर्ट नोजिक एक्चुअल में कहते हैं कि बेंथम के इस पूरे उपयोगितावादी सिद्धांत में दिक्कत यह है कि ये परिणाम मूलक है। ये परिणाम पर तय करता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है, जबकि आपको तो केवल प्रक्रिया सेट करनी है। राज्य की जिम्मेदारी केवल बराबर कानून बना देना है, सबको बराबर अवसर देना है। सबको बराबर अवसर दे दिए, कानून बनाकर सबको बराबर मान लिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मानिए आप, प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील मानिए आप, प्रत्येक व्यक्ति को एक बराबर मान लीजिए, समान मान लीजिए, और एक जैसे नियम और कानून बना दीजिए आप। और अब उन नियम और कानूनों के तहत किस व्यक्ति को क्या मिलता है, वो जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ न्यायपूर्ण है। और चूंकि बेंथम का ये जो उपयोगितावादी दर्शन है, ये तो परिणाम मूलक है, तो परिणाम पे तय करता है कि कौन सा कार्य अच्छा और कौन सा बुरा है, सुख मिला कि दुख मिला, इससे तय कर रहा है। इसका मतलब ये ठीक नहीं है। आप परिणाम मत देखिए, आप तो प्रक्रिया सेट कीजिए बस। प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। आपके परिणाम के आधार पे आप देख रहे हो कि सुख और दुख कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है, परिणाम से तय नहीं होता। तय किसी कार्य के अच्छे और बुरे का तय होना, केवल प्रक्रिया एकदम न्यायपूर्ण होनी चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी उसका परिणाम निकलता है सब कुछ न्यायपूर्ण होता है। रॉबर्ट नोजिक इस आधार पे उपयोगितावादी दर्शन का आलोचना करते हैं। एक विचारक आते हैं कार्लाइल। कार्लाइल ने कोटेशन कहा और बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को सुअर दर्शन कहा, अति भौतिकवादी कहा इसको। कहा कि ये केवल भौतिकवादी विचारों की बात करता है, भौतिक सुखों की बात करता है, जबकि सुख तो श्रेष्ठ किस्म के नैतिक भी होते हैं। मिल भी ये बात करता है, मिल भी नैतिक सुखों की बात करता है कि नैतिक सुख होते हैं, बल्कि नैतिक सुख बौद्धिक सुख होते हैं, वो उच्च श्रेणी के होते हैं। वो कहता है बौद्धिक सुख है वो भौतिक सुखों की तुलना में अधिक उच्च श्रेणी के होते हैं। बेंथम का ये मिल का मानना है, जबकि ये केवल बौद्धिक भौतिक सुख की बात करता है। मिल कहता है कि बौद्धिक सुख भी होते हैं, और न केवल होते हैं बल्कि भौतिक सुखों से श्रेष्ठ किस्म के होते हैं, और गुणात्मक भेद होता है। कार्लाइल ने सुअर दर्शन की संज्ञा दी कि ये दर्शन केवल एक सुअर दर्शन है जो भौतिक सुखों के ऊपर टिका हुआ है। केवल भौतिक सुख प्राप्त मानव को उसने केवल एकदम भौतिकवादी वस्तु मान लिया, एक तरीके से भौतिकवादी मान लिया है पूरी तरीके से, जबकि मानव मूलतः बौद्धिक होता है। ठीक है, ये जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन की आलोचना है, जिसमें आपको सीबी मैकफरसन को याद रखना है, रासमान का सिद्धांत, जॉन रॉल्स को याद रखना है कि वो किस तरीके से अल्पसंख्यक जो कम वर्ग बचा है, अल्पसंख्यक वर्ग बचा है, ऐसा वर्ग जिसको जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के बाद में बच गया है, अधिकतम के बाद में बच गया है, उस वर्ग के भी को भी सुख मिलना चाहिए, वो बात करता है। जेएस मिल बौद्धिक सुखों और गुणात्मक भेद की बात करता है। रॉबर्ट नोजिक उसके परिणाम मूलक विचार अवधारणा की आलोचना करता है, और कार्लाइल उसे सुअर दर्शन की संज्ञा देता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन की बात की। अगली क्लास में हम बेंथम के शेष बचे जितने भी विचार, तो बड़े फैले हुए विचार हैं, जिनमें प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की बात करता है, वो अधिकार संबंधी उसकी विचारधारा क्या है, कानून के संबंध में बहुत व्यापक विचारधारा उसने दी वो क्या है, दंड संबंधी उसके विचार क्या हैं, जेल संबंधी उसके विचार क्या हैं, तो और अन्य बहुत सारे विचार श्रृंखला है उसकी, उन समस्त विचारों पे हम बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।